नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सासा पॉलिटी माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब आज हम कुछ घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जो आज घटित हुई हैं। अब तक हम आप क्या देखते थे, अन्ना हजारे ने एक बार बहुत बड़ा आंदोलन किया था और सच पूछे तो उसी अन्ना आंदोलन के को आधार बनाकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नेता बन गए। तो हम अब तक सुनते थे भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन किया जाता था, लेकिन एक नया ट्रेंड आया। जैसा मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी को आत्महत्या करने का ठान लिया हो तो संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसे बचा ले। जिसको आत्महत्या करना है वो जैसे भी कर लेगा। आज वही कुछ कंडीशन बार बार मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी की हो गई है। सोचिए, अभी इतना दिन तक वो कहते हुए गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये है, वो है, सारी समस्याएं थी हिंदुस्तान में। मोदी जी ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी सड़क पर नहीं आई कि कभी महंगाई के विरुद्ध में कोई रैली नहीं की। और एक रैली जयपुर में की भी महंगाई के विरुद्ध में, तो उसमें 10 मिनट तक हिंदू और हिंदुवादी हिंदुत्व पर भाषण करते रहे राहुल गांधी। अब सोचिए, रैली करते हैं महंगाई पर, भाषण देते हैं हिंदुत्व और हिंदुवादी पर। कौन हिंदू है, कौन हिंदुत्ववादी है? अभी वो भी कौन जो कपड़े के ऊपर से जनेऊ रख के दिखाता है कि मैं हिंदू हूं। खैर, अब कांग्रेसी भी अभी सड़क पर आए। बहुत दिनों के बाद हमें लगा कि कहीं कांग्रेस है भी। और किस लिए आए? भ्रष्टाचार के समर्थन में, भ्रष्टाचारी के समर्थन में। अब सोचिए, उन्हें गरीबी बेरोजगारी पर कोई आंदोलन नहीं करता। वो चाहते हैं कि मोदी जी खुद आंदोलन करें कि हमने लोगों को बेरोजगार बना दिया। और ये सही बात है, बेरोजगार तो बनाया है। इन कांग्रेसियों को, इन दलाल पत्रकारों को जो प्लेन में बैठ के जाते थे प्रधानमंत्री के साथ विदेश दौरों पर, जिन्हें यहाँ बैठे पद्मश्री और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था, जिन्हें विभिन्न प्रकार के आर्थिक मदद की जाती थी, जो वो अवार्ड वापसी गैंग था, जिन्हें अवार्ड मिलने के एवज में कांग्रेसी की चमचागिरी करते थे, वो सारे लोग बेरोजगार हैं। अब उनकी बेरोजगारी तो मोदी जी नहीं खत्म कर सकते हैं। राहुल गांधी की बेरोजगारी को कौन, मोदी जी खत्म करेंगे? वो संभव नहीं है। तो इन सारे बेरोजगार लोगों का प्रदर्शन, अब या फिर इसको मैं एक बार चेन बना के बोल देता हूं, वो सारे नेता जो कल तक भ्रष्टाचार में शामिल थे, अभी क्या है? बेकार है, क्योंकि बेरोजगार है, क्योंकि भ्रष्टाचार हो नहीं रहा है। वो सारे पत्रकार जो चापलूसी करके अपना जीवन यापन करते थे और प्लेन में बैठ के जाते थे विदेश भ्रमण करने, जो सोनिया की चरण वंदना में, कांग्रेस नेतृत्व की चरण वंदना में गीत गाते थे। यहां तक कि मुनव्वर राना जैसे कवि शायर ने तो शायरी लिख दिया, सोनिया गांधी को अपनी मां बता दिया। अब सोचिए, चाटुकारिता की भी प्रकाष्ठा। सोनिया गांधी के को लेकर के उन्होंने मां कह के एक पूरा शायरी लिख दिया। राजदीप सरदेसाई जैसा आदमी जाके घंटों उनका इंटरव्यू लेता रहा। इंटरव्यू भी क्या था? वो प्रायोजित इंटरव्यू, जिसमें सोनिया का महिमा मंडन करना था। एनडीटीवी के प्रणय राय वो जाते थे सोनिया गांधी की चरण वंदना में, उनका किताब का ये विमोचन वगैरह सोनिया गांधी ही करती थी। उसके बदले में इन सारों को पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता था। अब जब ये नहीं मिला, ये बेरोजगार हो गए, तो शुरू में तो धमकाना चाहे, मोदी जी को धमका करके वो अवार्ड वापसी करना चाहे, मोदी जी ने तवज्जो नहीं दी, फिर अभी शांत हो गए। अभी कल और आज की घटना जो है, हमें आश्चर्य लगा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करने वाले देश में अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के विरुद्ध में ही नेता बना दिया। इस देश ने नेता ही नहीं बनाया बल्कि मुख्यमंत्री बना दिया। और भी ऐसा मुख्यमंत्री जो दिल्ली में न भूतो न भविष्यति, कोई ऐसा नेता आज तक नहीं हुआ था जो उतनी सीटें जीत करके दिल्ली में लाया हो, चाहे वो मदन खुराना हो या शीला दीक्षित। अरविंद केजरीवाल से ये दोनों बहुत बड़े नेता थे, लेकिन इतनी सीटें वो भी नहीं जीत पाए थे। और ये कहां से निकले थे? भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से। अब कांग्रेस कर रही है भ्रष्टाचार समर्थित आंदोलन, भ्रष्टाचार के पक्ष में आंदोलन, भ्रष्टाचारी के पक्ष में आंदोलन। मैं कहता हूं, अगर राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं किया है,
तो आप जिनका जब अभी जावेद पंप का घर गिराया गया, सारे कांग्रेसी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि जब कोर्ट और इवन ओवैसी भी कि योगी और मोदी कौन होते हैं, ये लोग खुद जज बन गए हैं। सही बात है। तो अगर वहां पे ये जज बन गए हैं तो यहाँ पर भाई कोर्ट ही तो उनको बेल दी है। कोर्ट में गए थे कि भाई ये मुकदमा नहीं चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें फैक्ट तो है, चलना चाहिए। तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार क्यों नहीं करते? ईडी भी एक संवैधानिक संस्था है, अगर वो कुछ क्वेश्चनेयर बना के उनसे कुछ जानकारियां लेना चाहती है तो लेने दीजिए। अब अंदर राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है और बाहर जो उनके चमचे और ये उनके कार्यकर्ता है वो नारा लगा रहे हैं। भाई कोई वो बॉर्डर पर लड़ने नहीं गए हैं, कोई बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल करने नहीं गए हैं, कोई एग्जाम नहीं देने गए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और उसकी वो सफाई देने गए हैं ईडी में कि भाई आप 90 लाख में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे ले लिए। तो उसको उसके समर्थन में आप आ जाते हैं सारे कांग्रेसी पार्टी। तो आज एक न्यूज तो ये रहा, आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी किधर जा रही है। दूसरा, एक बहुत अच्छा चल रहा है पूरा अभी कि भाई योगी खुद जज बन गए हैं। उनका कहना है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, जो खास करके मुस्लिम पक्ष हैं, उनका कहना है कि जावेद पंप या उनकी बेटी फातिमा अफरीन वो दोषी हैं या नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा। चलिए मान लेते हैं। अब उनकी बेटी जो है फातिमा अफरीन, वो अपने ट्विटर हैंडल पर हिंदुस्तान का नाम लिंचिस्तान लिखती है। अब उसका लिंचिस्तान लिखना सही है या गलत, इसका फैसला कोर्ट करेगा। जावेद पंप की पत्थरबाजी की घटना में संलग्नता दिखती है और साक्ष्यों गवाहों के आधार पर वो प्रमाणित की जाती है, उसकी गिरफ्तारी होती है और उसने जो अवैध घर बनाया हुआ था उसका घर गिराया जाता है। तो यही नेता जो पत्थरबाजों के लिए कोर्ट की दुहाई देते हैं, तो जावेद पंप का जो घर गिराया गया वो कानूनी था या नहीं था, इसका डिसीजन कौन करेगा? इसका भी तो कोर्ट ही करेगा ना। तो ये दोगली मानसिकता का एक उदाहरण ये भी है कि पत्थरबाजों का फैसला कोर्ट करे, लेकिन घर गिराया गया वो कानूनी कदम था या नहीं, इसका जजमेंट जो है वो ये नेता लोग सड़क पर बैठ कर दे। ये ओवैसी और जो बाकी मुस्लिम मौलाना हैं, ये लोग बैठ के दें कि योगी जी ने गलत कहा, कानून को तोड़ के किया। अब आप बताइए, लिंचिस्तान लिखा हुआ है, उसके ट्विटर हैंडल पर इंडिया की जगह लिंचिस्तान लिखी हुई है, फिर भी वो गलत है या सही है, इसका फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगा। अच्छी बात है, कोर्ट करेगा तो यहां पर भी फैसला तो कोर्ट ही करेगा। फिर आप क्यों, आपकी नजर में आगे योगी जी को अपराधी सिद्ध करने का जो प्रयास किया जा रहा है, या ये जो कहा जाए कि ये कानून पर बुलडोजर या जावेद के घर पर बुलडोजर, ये भी तो उतना ही गलत है। अब तीसरा, जो मैं कल परसों से ही लगातार बोलता आया हूँ, बंगाल की घटना, वेस्ट बंगाल की और झारखंड की। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि वेस्ट बंगाल में कोई कार्रवाई नहीं होगी और वैसा ही दिख रहा है। जो कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था उनमें से बहुतों को छोड़ दिया गया है और जो बाकी हैं उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। मैं आश्वस्त हूँ, वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। तो वेस्ट बंगाल के हिंदुओं की जो दुर्दशा है वो निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि उन्होंने एक पाप किया है। पाप ये है कि अभी जो चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया। ये बहुत बड़ा पाप है और इस पाप की सजा तो उन्हें मिलेगी और मिल रही है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब आने वाले चुनाव में अगर आपने अपने गलती का पश्चाताप किया और वहां फिर कोई दूसरी पार्टी भी नहीं, मैं खुल के बोलता, अगर वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आप सुरक्षित रहोगे, नहीं बनी तो यही दुर्दशा होगी जो अभी हो रही है। क्योंकि कम्युनिस्ट भी वही करते थे जो अभी ममता बनर्जी कर रही है। सोचना आपको है।
अगर हिंदू हितों का संरक्षण करने वाली कोई सरकार रहेगी, हमेशा याद रखिए जब मैं हिंदू हितों की बात करता हूं तो हिंदू अपने आप में इतने धर्मनिरपेक्ष होते हैं कि सभी जात जातियां धर्मावलंबी उसमें समाहित हो जाते हैं। कोई हिंदू कभी मुसलमान के घर में पत्थर चलाने कभी नहीं जाएगा, मैं ये गारंटी दे के कह सकता हूं। मंदिर से निकल कर किसी हिंदू में किसी पर आक्रमण करने की वो सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि उसकी भावनाएं धार्मिक होती है। ये सब इनके यहाँ होता है, जहां मस्जिदों से निकल करके नमाज पढ़ने गए हुए नमाजी हाथों में पत्थर लेकर के दूसरों के घरों पर पथराव करते हैं। कोई हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदूवादी सोच अगर के व्यक्ति वहां पर आएंगे तब भी जाके वेस्ट बंगाल का कल्याण होगा। हाँ, कुछ आस करने वाली तस्वीरें आई आज झारखंड से। झारखंड में जो रांची में जो वायलेंस हुआ था उस पर शायद, हालांकि मुझे अभी भी संदेह है, हेमंत सोरेन से मैं बहुत उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन आज जो हुआ है उससे कुछ उम्मीद बदती है। रांची में भी जो दंगाई थे, योगी आदित्यनाथ का नकल करते हुए, उनसे शिक्षा लेते हुए झारखंड की पुलिस ने भी दंगाइयों का एक पोस्टर जारी किया। अब उसके आधार पर गिरफ्तारियां होगी। गिरफ्तार करके अगर उन पर कोई मुकदमा चलाया जाता है निष्पक्ष तरीके से, और उसमें सत्ता के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अगर उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहां के जो पीड़ित हैं, जिनके घर तोड़े गए, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, जिनके मंदिरों को तोड़ा गया है, उन्हें कुछ राहत मिले, या उन्हें कुछ आस करें कि कम से कम उन पर जो विद्रोह, जो दंगाई थे, जो उपद्रवी थे, उन पर कुछ कार्रवाई हो रही है। तो आज इन 3 घटनाएं मुझे लगा कि इनके बारे में अपना विश्लेषण रखा जाए। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।